यस कमिंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया है? इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया से। इकोनॉमिक्स। यस। अच्छा। ये इकोनॉमिक्स में अच्छा, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है सर। क्या कारण है उनको अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने का? सर उन्होंने पूंजीवाद की अवधारणा दी थी पहली बार से। अच्छा, पूंजीवाद। लेसेस फेयर उसको कहा जाता है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वैसे पूंजीवाद को अगर उसकी विशेषताओं को बताना हो तो क्या क्या विशेषताएं बताएंगे, और ये किस प्रकार समाजवाद से भिन्न है? सर पूंजीवाद में होता है कि सबसे पहली बात तो जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है, मार्केट के द्वारा से, जबकि समाजवाद में कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। अच्छा। तो हमारे देश में, भारत में अभी कौन सी व्यवस्था काम कर रही है? भारत में सर मिश्रित अर्थव्यवस्था काम कर रही है सर, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के दोनों कलेक्शन है। एग्जाम्पल के साथ बताइए। सर कुछ क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण है और कुछ क्षेत्रों निजी कंपनियों के हाथ में है जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है सर। एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल बताइए। जैसे सर ना तो कोई भारत में कोई उपक्रम, कुछ पूरी तरह से सारे उपक्रम ना तो सरकारी हैं और ना ही प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर। जैसे रिलायंस को देख लें तो प्राइवेट सेक्टर में आता है, जबकि डाकघर को देख लें तो सरकारी क्षेत्र से काम करता है सर। इसलिए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में काम होता है। अच्छा, मेरिट गुड्स जानते हैं अब इकोनॉमिक्स में? जी सर। क्या है मेरिट गुड्स? सॉरी सर, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मेरिट गुड्स के बारे में सर। अच्छा ठीक है। आप अर्थशास्त्र पढ़े हैं, फिर आपने सोशियोलॉजी से एग्जामिनेशन दिया है ना? सोशियोलॉजी में एक चीज़ बताइए कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, और इससे क्या किसी क्षेत्र के सभी लोग प्रभावित होते हैं या होंगे? सर किसी सोशल प्रॉब्लम से ऐसा कहा तो नहीं जा सकता कि सभी लोग प्रभावित हैं तो ही वो सोशल प्रॉब्लम कहा जाएगा। अगर कुछ विशेष क्षेत्र के लोग ही प्रभावित होते हैं तो उसे सोशल प्रॉब्लम जरूर कहा जाएगा, या किसी विशेष जाति वर्ग के लोग ही प्रभावित होते हैं तो वो सोशल प्रॉब्लम के स्थिति में आता है। अच्छा। अभी वर्तमान समय में कुछ सोशल इश्यूज के बारे में बताइए, क्या क्या सोशल इश्यूज आ रहे हैं? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे बड़ा सोशल इशू मेरी नज़र में दहेज प्रथा है। सोशल समस्या भारत की सबसे बड़ी सोशल समस्या है। इसके कारण बहुत सारे और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे घरेलू हिंसा और आत्महत्या की समस्या भी देखने को कहीं कहीं मिली है औरतों में। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सोशल समस्या दहेज प्रथा है। अच्छा, आज के समाज में क्या क्या आप देखते हैं जिससे आपको पता चल सकता है या बता सकते हैं आप कि बिहार में सामाजिक स्तरीकरण है? क्या लगता है बिहार में सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है? सर स्तरीकरण तो सर समाज के द्वारा ही बनाया जाता है कि अपने पद और प्रतिष्ठा या लिंग के आधार पर लोगों को एक स्तर से दूसरे स्तर में विभाजित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलता है, जैसे उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोगों को उच्च वर्ग का स्थान दिया जाता है समाज में, और निम्न वर्ग को निम्न वर्ग का स्थान दिया जाता है। सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो स्तरीकरण देखने को मिलता है। अच्छा, भारतीय लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं अभी? सर माफ़ी चाहता हूँ सर, मैंने लगता है इसको ध्यान से देखा नहीं है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा मुझे सर। अच्छा, बिहार के बारे में पता है? बिहार विधानसभा के नए चुनाव हुए हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं? माफ़ी चाहता हूँ सर। बिहार की जो उप मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती रेणु देवी, ये कहाँ से चुन कर आई हैं? सर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे याद नहीं। अच्छा, प्रशासन में आप क्यों आना चाहते हैं? क्या प्रायोरिटी आपने दिया है? फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो कुछ कारण रहा होगा, कुछ आपने सोचा होगा फर्स्ट प्रायोरिटी देने का? सर इसमें कार्य की विविधता है पहली बात तो, दूसरी बात कि इसमें वो सारे आयाम मिलते हैं जो कि एक काम करने वाले को चाहिए होते हैं। सारे आयाम इस सर्विस में प्रशासनिक संबंध मिलते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल जाती है और वित्तीय पक्ष भी इसका देखा जाए तो ठीक ठाक है, जो जिसके बाद कि आदमी को जितनी ज़रूरत होती है उतनी पूरी हो जाए। अच्छा, ये तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जितनी आवश्यकता
आवश्यकताएं होंगी मिल जाती हैं। तो सर सामाजिक सम्मान की जो बात है और जो काम करने के आयाम की बात है वो प्रशासनिक सेवा बेहतर उपलब्ध कराती है। अच्छा, आप समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं और सामाजिक सम्मान के लिए सरकारी नौकरी और प्रशासन में आना ही एकमात्र उपाय है, ऐसा है क्या? नहीं सर, एकमात्र उपाय है ऐसा मैं नहीं मानता सर, परंतु इस सेवा में आने के बाद सामाजिक सम्मान मिलता है ऐसा मैं मानता हूँ सर। वेरी गुड। अभी आपने लेसेस फेयर की बात, लेसेस फेयर क्या है? सर जहाँ तक मुझे याद है कि लेसेस फेयर मीन्स होता है कि कीमत निर्धारण में या फिर बाज़ार में सरकार का हस्तक्षेप ना हो, बाज़ार खुद अपनी मांग और पूर्ति का निर्धारण करे और कीमत का निर्धारण करे, इसको लेसेस फेयर कहा जाता है। कन्फर्म है? जहाँ तक मुझे याद है सर कन्फर्म। और ये मोरेटोरियम क्या चीज़ है? सॉरी सर, आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं, अर्थशास्त्र से आपने ग्रेजुएशन किया है, मोरेटोरियम नहीं जानकारी है? अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में आया था। अच्छा, कोर सेक्टर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? वे सारे क्षेत्र सर जो कि कृषि संबंधित हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कृषि को सर या मत्स्यन, पशुपालन, ये सब कृषि और उसके विविध रूपों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र। माइनिंग को किस में रखे हैं? खनिज निकालने को? खनन को सर खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है सर। आपने तो बताया कृषि। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। जो प्राकृतिक आधारित चीज़ें हैं सर उनको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। और तृतीय क्षेत्र क्या है? सर सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया सर। चतुर्थ क्षेत्र है? माफ़ी चाहता हूँ सर, चतुर्थ क्षेत्र में दिया। एक लॉजिस्टिक शब्द आता है भारत में, लॉजिस्टिक शब्द है जानकारी? लगता है मैंने सही इस बारे में पढ़ा नहीं, जाकर पढ़ूँगा सर इसके बारे में। अच्छा ठीक। जीडीपी से क्या तात्पर्य? सर जीडीपी होता है किसी खास क्षेत्र में एक निश्चित समय सीमा के अंदर, उस क्षेत्र में निश्चित समय सीमा के अंदर व्यक्तियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सर जीडीपी का रहता है। थोड़ा लगता है भूल रहे आप, फिर से बताइए। किसी खास क्षेत्र में किसी खास समय में एक निश्चित क्षेत्र के भीतर उसके नागरिक और गैर नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सर जीडीपी का रहता है। देखने की जरूरत है। राष्ट्रीय आय क्या है? सर राष्ट्रीय आय कहलाता है सर फैक्टर कुछ पर एनएनपी का जो वैल्यू होता है उसको राष्ट्रीय आय माना गया है सर भारत में। एक अक्सर चर्चा में रहता है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता की है जानकारी कुछ? माफ़ी चाहता हूँ सर इस बारे में। जमुई की कुछ समस्या बताइए, काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है। जमुई की सर सबसे बड़ी समस्या वहाँ का नक्सलवाद है। दूसरी समस्या अशिक्षा, बेरोजगारी है सर। क्यों आखिर नक्सलवाद है वहाँ? सर वहाँ नक्सलवाद होने के भौगोलिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी। सर भौगोलिक कारण ये है कि वहाँ चारों ओर सर पहाड़ और जंगल का एरिया है जो कि नक्सलियों के लिए एक उर्वरक भूमि का काम करता है। और दूसरी बात है आर्थिक कारण की सर वहाँ तक अवसंरचना का विकास नहीं हो पाया है सर, जिस कारण से लोग आसानी से लोगों को गुमराह किया जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा। और सामाजिक कारण सर के एरिया अभी तक जैसे कि प्राकृतिक उच्चावच के कारण अभी तक एरिया भी वहाँ पे विकसित नहीं हो पाया है सर। अगर विकास कर दिया जाए, सड़क, बिजली, पानी, जमुई, तो क्या आपको लगता है कि बहुत हद तक उग्रवाद की समस्या समाधान हो सकता है? यस सर, और केवल जमुई ही नहीं सर, मैं मानता हूँ कि अगर हर जगह विकास हो जाए तो बहुत हद तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है सर। वैसी स्थिति में तो पंजाब काफ़ी विकसित राज्य है, लेकिन वहाँ पर क्यों उग्रवाद की समस्या पनपी? सर पंजाब के बारे में मैंने सर अध्ययन तो नहीं किया है, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ सर, और ऐसा अभी हाल के समय में देखने को भी मिला है कि अभी बिहार के ही एक क्षेत्र है आरा क्षेत्र, वहाँ संदेश नाम का एक जगह है। वहाँ पर महिला सीआरपीएफ के द्वारा वहाँ की फैमिली को, नक्सलियों की फैमिली में महिलाओं को शिक्षित करने का और रोजगार देने का काम किया गया, जिसके बाद वहाँ के नक्सली जो पुरुष हैं वो अपनी हथियार डाल दी और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। बिहार प्रशासनिक सेवा
के रूप में, एसडीएम के रूप में आपका नियुक्ति हो जाती है जमुई में, तो आप 5 क्या ऐसा काम कीजिएगा अपने ज़िले के विकास के लिए? सर सबसे पहले तो मैं अवसंरचना का विकास करूँगा, जन जागरूकता बढ़ाऊँगा, और तीसरी बात कि मैं अत्यधिक संवाद स्थापित करने की कोशिश करूँगा नागरिकों से, और योजनाएं जो चल रही हैं वो नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और वहाँ पर जो पर्यटन स्थल हैं ज़्यादा वहाँ पर उम्मीद है पर्यटन का, मैं उनका विकास करने की कोशिश करूँगा सर। 2 पर्यटन स्थल के नाम बताइए सर। वहाँ सबसे एक तो गिद्धेश्वर स्थान है, जहाँ ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है कि रावण और जटायु का युद्ध हुआ था, वहाँ पर जटायु की वहाँ मृत्यु हुई थी, इसको गिद्धेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है। और काकन है, जहाँ ये ऐसा माना जाता है कि जो 9वें गुरु थे सुविधिनाथ जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर, उनका जन्म हुआ था। एक गिद्धौर महाराज भी है। यस सर, उनके बारे में कुछ बताइएगा। सर गिद्धौर महाराज के बारे में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, उनके बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया है, परंतु गिद्धौर जो है उसकी 15 किलोमीटर दूरी है मुख्य अनुमंडल से, और वहाँ पर भी राजमहल है, उसका भी विकास पौराणिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में किया जा सकता है। नीतीश जी एक चीज़ बताइए कि आपने कहा रावण और जटायु का है ना, आपके जमुई जिला में युद्ध हुआ था। सीता और राम लक्ष्मण कहाँ रहते थे जंगल में? तो पंचवटी का कुछ जगह था ना, वो तो मध्य प्रदेश में है, और वहाँ से उसको श्रीलंका जाना था, जमुई कैसे चला गया? सर अभी भी जैसे कि एरोप्लेन चलता है सर, तो मुझे जब चेन्नई से बिहार आना पड़ता है सर, तो वो दिल्ली होते हुए भी आता है और कलकत्ता होते हुए भी आता है सर, इसलिए ऐसा तो नहीं माना सकता कि उधर से नहीं जाया जा सकता था। और ये सर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मान्यताएं हैं सर, इसको मैं आहत नहीं करना चाहता। मान्यताएं? यस सर। अच्छा, ठीक है। जमुई के किसी ज़िले से अभी एक बहुत ही फेमस, आपके जमुई की किस मैंने विधानसभा क्षेत्र से? जमुई विधानसभा क्षेत्र से एक महिला शूटर विजयी हो गया। यस मैम, सर हम ही लोग के एरिया से हैं, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से? जमुई विधानसभा क्षेत्र से। क्या जी, आप घरेलू हिंसा के बारे में कुछ बता रहे थे। कोरोना काल में ऐसा देखा गया है कि घरेलू हिंसा जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो क्या कारण है कि घरेलू हिंसा क्यों? सर मैम इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे लगता है और मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सारे लोग अपने काम काज जिसके बंद थे, उद्योग धंधे बंद पड़े थे, तो घर में रहने के कारण घरेलू हिंसा केवल आपसी मतभेद के कारण भी शुरू हो सकता है, और बाहरी समस्याओं के कारण भी अगर फ्रस्ट्रेशन होता है तो आदमी खुद में उलझ जाते हैं, इसके कारण घरेलू हिंसा देखने को मिली है। बेरोजगारी क्या हो सकता है इसका कारण? मैम बेरोजगारी तो वहीं बिल्कुल हो सकता है, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों की गरीबी बढ़ेगी तो फ्रस्ट्रेशन तो अवश्य ही बढ़ेगा। अच्छा, अगर हमको पड़ोसी देश के मतलब सीमा पर अगर सड़क बनाना है तो किस परियोजना के तहत हम सड़क बनाएंगे? भाई मैम इसके लिए BRO चल रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत बनाया जाता है। अच्छा, भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना के तहत मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये पता है। माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं गेस कर पा रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ बनाने, म्यांमार के साथ बनाई गई सड़क परियोजना है भारतमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना पता है? माफ़ी चाहता हूँ, इस बारे में नहीं पता। अच्छा बताइए, भारत में ऐसा देखा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरों की संख्या के बजाय महानगरों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ है, तो इसका क्या कारण है? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इसमें कारण ये हो सकता है कि ऐसे उद्योग स्थापित किए गए ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ महानगर बने, लेकिन अब जो है वहाँ आसपास भी नगर बहुत सारे बन रहे हैं, अभी उस पर काम चल रहा है। बड़े उद्योग के बाद छोटे छोटे उद्योग आसपास लग रहे हैं। अभी भारत उस दौर में नहीं पहुंच पाया कि छोटे नगरों का विकास किया जा सके, या विकास एकदम एकाएक नहीं हो सकता, धीरे धीरे किया जा रहा है। जैसे अगर मुंबई में देखें हम, तो पहले मुंबई का विकास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा दूर हट के पुणे का विकास हुआ, गोवा का विकास हुआ, ऐसे विकास और हो रहा है मैम। इसलिए धीरे धीरे अगर हम 10-20 साल की बात करें तो कई नगर भी विकसित हो जाएंगे। टपकन सिद्धांत इसमें कार्य करता है। अच्छा, महानगरीकरण जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? महानगरीकरण अगर हम औद्योगिक दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है, और अगर पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो हल्का इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। क्या निगेटिव है?
इसमें प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा है मैम, फिर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जलीय जीव इससे प्रभावित हुए हैं, ये सब प्रतिकूल प्रभाव इस पर देखने को मिला है। आप नक्सल विवाद के बारे में बता रहे थे। नक्सलवाद में एक आता है रेड कॉरिडोर, तो ये क्या है? रेड कॉरिडोर जैसे कि बना चिन्हित किया गया था छत्तीसगढ़ से जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से नेपाल का जो एरिया था उसमें नक्सली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसको रेड कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया था। पता नहीं है रेड कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? स्केचिंग है। किस प्रकार का स्केचिंग? मैं वृक्ष, पेड़ पौधे, नेचुरल चीज़ों की स्केचिंग करता हूँ, पेंसिल स्केचिंग। अच्छा, जीएसटी कब आया था? कौन से संविधान संशोधन हुए? जीएसटी भारत का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया था। किस साल आया था? एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। अच्छा, जीएसटी आने से आर्थिक दृष्टि से कैसे ये महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो कि जो कर की जटिलता थी मैम, ये जीएसटी आने से कर की जटिलता खत्म हो गई। कर एक सरल माध्यम बन गया कर वसूलने का और लगाने का। दूसरी बात कि इसमें एक कैस्केडिंग इफेक्ट काम करता था पहले, जो कि कर पर कर लगाया जाता था, वो कैस्केडिंग इफेक्ट इसके बीच का खत्म हो गया। और तीसरी बात कि इसमें बहुत सारे ऐसे अनुबंध किए गए थे जो कि कर के कारण लोग निवेश नहीं कर पाते थे उद्योग में, ये भी खत्म हो गया था। इससे निवेश बढ़ने के चांसेस भी हैं। अच्छा नीतीश जी, आज बताइए 1 दिसंबर है, आज का दिन किस लिए इम्पोर्टेंट है? सर आज का दिन बताइए। सर माफ़ी चाहता हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी कुछ। अच्छा, आपकी हॉबी स्केचिंग है, यस सर। तो अगर आप प्रशासन में आते हैं या पुलिस सेवा में आते हैं तो इस हॉबी को आप बरकरार रख पाएंगे? वहाँ काफ़ी व्यस्तता रहेगी, काफ़ी परेशानी होगी, और अगर बना कर रख पाएंगे तो किस प्रकार की स्केचिंग करना पसंद करेंगे? सर ये मेरी हॉबी है सर, और मुझे नेचुरल स्केचिंग में रुचि है, तो अगर मैं इसे रख पाया कंटिन्यू तो मैं नेचुरल स्केचिंग करूँगा सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।